हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज की वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो, माइनिंग सेदार टीएनएस ग्रेड सी यानी कि एनसीएल का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये आप डेट देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो डेट यहाँ लिखा है 7/2/2020। 2020 में सेट ए पेपर है ये, और ये हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में और देखते हैं कैसा पेपर आता है। आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा। जीके जीएस का लास्ट 30 क्वेश्चंस होंगे और ये ऊपर में आप देख पा रहे हो 70 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ये हम देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ डीजीएमएस इज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीजीएमएस की वैधानिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा है अधिकतम प्रयास जो है वो 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन सिग्नलिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग व्हाट डज 2 रैप्स मींस। तो यहाँ पे कह रहा है कि शाफ्ट फिटिंग के सिग्नल में द रैप्स, यानी आप देख पा रहे हो RAPS लिखा हुआ, द रैप्स यानी 2 रैप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 रैप्स का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोअर। इसका मतलब होता है लोअर, नीचे करना। ठीक है, 2 रैप्स मतलब नीचे करना। अच्छा, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज शैल बी डन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धुलाई एवं यात्रा सड़क की जांच कब की जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कब की जानी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से समझिए। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार करनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट डज एसएमपी मीन। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया ना। जितने भी एब्रिविएशन मैंने आप देख पा रहे हो, वीडियो में चेक करना, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, वहां पे एब्रिविएशन दिया होगा। ठीक है, आप वहां पे आके आई थिंक 2 वीडियो होंगे एब्रिविएशन के, आप उसको चेक करिएगा। सारे ही उसमें एब्रिविएशन फुल फॉर्म दिए हुए हैं, आप उसको पूरा पढ़ लो, उससे बाहर एग्जाम में कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, सारे ही उसमें दिए हुए हैं, तो वो चेक कर लेना आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने देख रहे थे क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम देख रहे थे। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसएमपी का क्या होता है फुल फॉर्म, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये तो बहुत ही आसान था, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल डंप इफ एक्सीडिंग 30 m यानी 30 मीटर इन हाइट शैल बी। यहाँ पे लिखा हुआ खराब डंप यदि ऊंचाई में 30 मीटर से अधिक है तो संपूर्ण ढलान कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, यानी अधिकतम 1 ऊर्ध्वाधर से 1.5 क्षैतिज तक होगा। यानी कि यहाँ पे क्या अधिकतम 1 वर्टिकल होगा और 1.5 हॉरिजॉन्टल तक होगा। बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एवरी पार्ट ऑफ अ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विद एट लीस्ट। देखिए आप लिखा हुआ खदान के प्रत्येक भाग में कम से कम कितना निकास का साधन प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 मीन्स ऑफ एग्रेस, यानी निकास के 2 साधन कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे ये समझिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए किसी भी उत्खनन को क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है, ये तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बता दें, इसको एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अन्वेषण। ओके, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन दिस फॉर्म नोटिस ऑफ ओपनिंग शैल बी सबमिटेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर टू डीजीएमएस एज पर लेटेस्ट डीजीएमएस सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म ए, फॉर्म 1A, फॉर्म बी या फिर कोई भी नहीं। तो नवीनतम डीजीएमएस परिपत्र के अनुसार, ठीक है, मालिक एजेंट एवं प्रबंधक द्वारा डीजीएमएस को किस प्रारूप में खोलने की सूचना दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म 1A। ओके, याद रखिएगा जितने भी फॉर्म है ना वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डीजीएमएस का और सीएमआर 2017 का भी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कह सकते हैं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अप टू व्हाट डायमीटर ऑफ ड्रिल होल अ ड्रिल मशीन कम्स अंडर हेम। यहाँ पे लिखा है कि ड्रिल मशीन के हेम वर्ग में आने के लिए मशीन द्वारा किए गए ड्रिल होल का व्यास कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, मोर देन 50 मिलीमीटर, यानी 50 मिलीमीटर से अधिक होना चाहिए। एमएम समझते हैं ना आप। अब देखिए कुछ लोग एमएम नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे समझिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, आप ये स्केल देखते हो ना, स्केल होता है तो स्केल जो है वो कितने होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे कि यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर,
यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक होगा। ये 10 mm किसको कहते हैं? देखिए यहाँ से लेके यानी 0 से लेके जो 1 तक का सफर किया ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा 10 क्या हुआ? 10 mm हुआ ये, ठीक, 10 mm। इसलिए बोलते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना mm? 10 mm, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 50 mm, ठीक है, 50 mm। तो 1 सेंटीमीटर 50 mm, तो कितना हो जाएगा? तो 50 mm में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्हाट डज CMM स्टैंड्स फॉर? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा कोल माइन मीथेन, ओके, कोल माइन मीथेन। बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, vending engine and its condition of internal parts shall be examined by a competent person at least। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क इंजन एवं उसके आंतरिक भागों की स्थिति की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा न्यूनतम कब की जानी चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा वंस इन अ ईयर, यानी वर्ष में सिर्फ एक बार करनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, at what interval manholes shall be provided when haulage roadways gradient is less than 1 in 6? तो मोर देन 20 मीटर, लेस देन 20 मीटर, नॉट मोर देन 20 मीटर या फिर नॉट लेस देन 20 मीटर। कितनी दूरी पर मैन हॉल प्रदान किए जाने चाहिए यदि धुलाई सड़क का ढांचा 6 में 1 से कम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 20 मीटर, यानी नॉट मोर देन 20 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं वीडियो के बीच में कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, तो आप अगर आपको एनसीएल ब्लॉग्स देखने हैं या आपको अदर स्टेट्स के विजिट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। ये है मेरा ब्लॉगिंग चैनल, अगर आप इस पे अभी तक जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए मेरे साथ इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, और इसी के साथ आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट डज स्कैम्प स्टैंड फॉर? स्कैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे ये देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रैटेजी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इन्फ्लेमेबल गैस शैल डीम टू बी फाउंड बाय मीथेन डिटेक्टर एज 0.5% और मोर फॉर माइन हैविंग। यहाँ पे देखिए खदान में मीथेन डिटेक्टर द्वारा ज्वलनशील गैस उपलब्धता 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया हुआ माना जाएगा यदि खदान में क्या है? यदि खदान में क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है यदि खदान में 2 डिग्री गैसीय सीम हो, यानी 2 डिग्री 2 गैसीय सीम्स हो यहाँ पे, तब इसको माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ेंगे। एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल केबल्स एंड apparatus इन एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रतिशत ज्वलनशील गैस पर किसी भी हवादार जगह में सभी केबलों या उपकरणों से विद्युत ऊर्जा काटी जानी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी काटी जानी चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक्सीडिंग 1.25%, यानी 1.25% से अधिक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डिया एंड डिया ऑफ कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी एट लीस्ट। यहाँ पे लिखा है विस्फोटकों के कारतूस के व्यास एवं ड्रिल के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भाई कितनी होनी चाहिए बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रहेगा 0.3 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 0.3 सेंटीमीटर। बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, रिक्लेमेशन एज पर CMR 2017 मींस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो रिक्लेमेशन क्या है? CMR 2017 के अनुसार रिक्लेमेशन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग और बाय एनी अदर मींस, यानी रिक्लेमेशन द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से बैंक फिलिंग करना, इसका मतलब ये होता है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इमीडिएट आउट by ventilation connection from phase in case of first, second और third degree gasination shall be, यानी पहले, दूसरे अथवा तीसरे डिग्री गैसीय फेस में तत्काल बाहरी वेंटिलेशन कनेक्शन में वायु प्रवाह का वेग होगा कितना होगा भाई? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट लेस देन 30 मीटर या फिर मिनट। याद रखिएगा 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इफ वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री इन एनी वर्क प्लेस देन स्पीड ऑफ एयर करंट शैल बी। यहाँ पे क्या है कि यदि आर्द्र बल्ब तापमान किसी भी कार्यस्थल पर 30.5 डिग्री से अधिक होता है तो वायु प्रवाह की गति कितनी होगी? तो भाई इसकी कितनी होगी? न्यूनतम 1.5 मीटर या फिर सेकंड, ठीक है, नॉट लेस देन 1.0 मीटर पर सेकंड। इस
कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन एवरी माइन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड एट लीस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक खदान में जहां यांत्रिक वेंटिलेटर का उपयोग होता है वो हवा की मात्रा को न्यूनतम कितनी बार मापा जाना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कितनी बार मापा जाना चाहिए, वंस इन 14 डेज, यानी 14 दिनों में एक बार तो नापना ही होगा। ठीक है, मापा ही जाना चाहिए। क्वेश्चन 21 देखेंगे। एनालिसिस ऑफ CO फ्रॉम O2 absorb of every depilling district group which is not isolated shall be done at least। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट अथवा गोप जो अलग ना किया गया हो में उत्पन्न CO2 के विश्लेषण को न्यूनतम किया जाना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिनों में एक बार। ठीक है, 30 दिनों में एक बार इसको न्यूनतम किया जाना चाहिए। बढ़े क्वेश्चन 22 की तरफ। All unused working which has not been sealed off shall be inspected for presence of inflammable or noxious gases by a competent person once at least in how many days। यानी सभी अपरित खदान जिन्हें सील नहीं किया गया है का निरीक्षक एक समय व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील या विषाक्त गैसों की उपस्थिति के लिए न्यूनतम एक बार कितने दिनों में किया जाना चाहिए। तो भाई कितने दिनों में किया जाना चाहिए, तो कितने दिनों में किया जाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे 10 दिन, 30 दिन, 14 दिन, यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें से होगा नन ऑफ द एबव, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितने दिन में देना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान स्केल हैविंग RF। यहाँ पे देखिए खान योजना पैमाने की समान आवश्यकता में RF कितना होता है। तो भाई कितना होता है? इसका राइट आंसर D होगा। क्या होगा? D 2000:1 या फिर 1000:1। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इन ओपन कास्ट वॉकिंग शैल नॉट एक्सीड। यहाँ पे लिखा ओपन कास्ट खदान में ढुलाई सड़क का ढाल अधिकतम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:16। ठीक है, याद रखिएगा 1:16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 25 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ PPE। PPE का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? तो याद रखिएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बढ़ेंगे 26 नंबर पे। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एज पर माइंस रूल शैल बी इन। देखिए यहाँ पे लिखा है खान नियमों के अनुसार कार्य के घंटों की सूचना किस में अनुरक्षित की जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म A में, फॉर्म B में, फॉर्म C में या फिर फॉर्म D में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म A। ओके, फॉर्म A में, याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे क्वेश्चन 27 की तरफ। वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटमेंट इज डन इन एवरी माइन व्हेन नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक खदान में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जब उसमें निम्न संख्या में व्यक्ति नियोजित होता है। ये उसमें निम्न संख्या में कितने व्यक्ति नियोजित होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 500 या उससे ज्यादा। ठीक है, 500 अथवा अधिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। वर्कमैन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एवरी माइन एज पर माइंस रूल व्हेन। यहाँ पे खान नियमों के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए कर्मकार निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जब उसमें क्या होता है। देखिए जब 500 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो तब कर्मकार निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा D। बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम शैल बी, यानी प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का फर्श का क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम 10 वर्ग मीटर होना चाहिए, यानी नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल एज पर माइंस रूल शैल बी केप्ट इन फर्स्ट एड रूम, यानी माइंस नियम के अनुसार किस शेड्यूल में निर्देशित उपकरणों को प्राथमिकता चिकित्सा कक्ष में रखा जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, द्वितीय शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में रखा जाना चाहिए। अब बाई क्वेश्चन 31 की तरफ। प्रोविजन ऑफ कैंटीन एज पर माइंस रूल इज एप्लीकेबल इन अ माइन व्हेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ खान नियमों के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस खान में लागू होगा जिसमें क्या होगा, इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, इसका आंसर हो जाएगा C। समानतया 250 से अधिक व्यक्तियों का नियोजित किया गया, यानी मोर देन 250 पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। वहां पे क्या होगा? खान नियम के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस खान में लागू होगा जिसमें प्रोविजन ऑफ कैंटीन एज पर माइंस रूल इज एप्लीकेबल इन अ माइन व्हेन मोर देन 250 पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? इंजरी टू साइट और हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजरी। यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टि अथवा श्रुति संबंधी क्षति किस प्रकार की क्षति है, किस प्रकार की क्षति है, माइनर है, मेजर है, रिपोर्टेबल है या सीरियस बॉडली है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियस बॉडली। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि अ पर्सन एज पर माइंस एक्ट 1952 इज सेड टू बी अडल्ट व्हेन कंप्लीटेड। यहाँ पे कह रहा है खान अधिनियम 1952 के अनुसार एक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है जब वो कितना वर्ष पूरा कर लेता है, तो 18 वर्ष। याद रखेगा 18 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी पीएमई इज मेंटेन इन, किस में मेंटेन नहीं है, नियतकालीन मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट किस में अनुरक्षित की गई है, की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 34 का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म ओ। क्वेश्चन 35 है वर्क्समैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज मेंटेन इन, कर्म का निरीक्षक रिपोर्ट किस में अनुरक्षित की जाती है, तो भाई किस में अनुरक्षित की जाती है, क्वेश्चन नंबर 35 बी फॉर्म यू में, फॉर्म यू में अनुरक्षित की जाती है। वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट जो है वो अनुरक्षित की जाती है फॉर्म यू में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम्स और सेक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग शैल नॉट बी। यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी सेक्शन एंड सत्रहित खदान के मामले में किन्हीं दो सीम अथवा सेक्शन के बीच बची हुई पार्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 3 मीटर थिकनेस, यानी 3 मीटर से कम मोटी, यानी मल्टी सेक्शन एवं सत्रहित खदान के मामले में 3 मीटर से कम मोटी दो सीम अथवा सेक्शन के बीच बची हुई पार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी माइन। लिखा हुआ किसी भी खदान की सीमा से कितनी दूरी पर कोई कार्य क्रिया नहीं की जानी चाहिए, तो भाई कितनी दूरी पर नहीं की जानी चाहिए, 7.5 मीटर की दूरी पर नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 38 की तरफ। इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कंसिस्टिंग ऑफ एलुवियल सॉइल क्ले सॉइल द हाइट ऑफ बेंचेस शैल बी। यहाँ पे लिखा हुआ यंत्रीकृत ओपन कास्ट खदान जो जलोढ़ मिट्टी अथवा चिकनी मिट्टी से निहित हो, बेंच की ऊंचाई होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए इनकी ऊंचाई। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। Within what distance of any haulage road, tram line, rail line or haul road fencing shall be provided where occupied buildings are situated। किसी भी ढलान वाली सड़क, ट्रैम लाइन, रेल लाइन अथवा हॉल रोड जहां अधिकतर इमारतें स्थित हो, वहां से कितनी दूरी पर फेंसिंग की जानी चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। याद रखिएगा 15 मीटर की दूरी पर फेंसिंग की जानी चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स। ट्रैक के ढाल कितने से अधिक होने पर किसी भी भूमिगत लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या ट्रैक के ढाल कितने से अधिक होने पर किसी भी भूमिगत लोकोमोटिव का उपाय नहीं किया जाना चाहिए। अगर इतना हो तो कितना हो, तो 1/15 हो तो उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे एवरी हॉलेज रोप विच इज कैप्ड शैल बी रीओपन्ड वंस एटलीस्ट इन एवरी कितने मंथ, यानी प्रत्येक ढलाई रस्सी जो कैप्ड की हुई है उसे कितने अंतराल में रिकैप किया जाना चाहिए, तो भाई कितने अंतराल में किया जाना है रैप, तो याद रखिएगा 6 महीने में। ओके, 6 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे एवरी ट्रैवलिंग रोडवे हैव हाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक यात्रा मार्ग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो भाई कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, यानी न्यूनतम 1.8 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 43 देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस इन शाफ्ट यूज। शाफ्ट में स्वचालित अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई, तो याद रखिएगा ये टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर विंडिंग, ये दोनों के लिए किया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। ओके, टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर विंडिंग। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंस और आउटलेट्स एज अ मींस ऑफ इनग्रेस ऑफ एग्रेस शैल नॉट बी लेस देन। प्रवेश एवं निकास के साधन के रूप में दो इंक्लाइन या आउटलेट के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए एग्जाम में आने के चांसेस है। 13.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बढ़ेंगे 45 क्वेश्चन की तरफ। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट इंक्लाइन अंदर आउटलेट शैल बी डन वंस एटलीस्ट इन एवरी कितने दिन में, वीक में, डेज में, देखेंगे। शाफ्ट इंक्लाइन एवं अन्य आउटलेट का आवर्ती परीक्षण कम से कम एक बार प्रत्येक कितने दिन में किया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा इसको तो सप्ताह में एक बार तो करना ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट मटेरियल एंड अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग शैल बी डन। यहाँ पे लिखा हुआ कि अग्निशमन के लिए उपलब्ध कराए गए सभी उपकरणों, सामग्री एवं व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रत्येक महीने में एक बार, ठीक है, यानी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट मटेरियल एंड अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग शैल बी डन वंस इन एवरी 1 मंथ। बढ़े क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।
Which color is used to present symbol of for UG, that is underground coal barrier in plan and sections? तो कौन सा कलर यूज होता है भाई प्लान एंड सेक्शन में यूजी कोयला बैरियर के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, हरा रंग यूज किया जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन 48 की तरफ। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट बी डिस्टर्ब? यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस मामलों में दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा घातक अथवा गंभीर दुर्घटना में, यानी फैटल और सीरियस एक्सीडेंट में क्या होता है प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट बी डिस्टर्ब, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी मेड, यानी श्रम शक्ति वितरण योजना बनाई जानी चाहिए। कब बनाई जानी चाहिए भाई? तो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, यानी कोई भी महीने का पहले वीक में उसको बनाया जाना चाहिए, प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान बनाना चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हमारा आधा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है 100 में से। देखते हैं क्या है। डिस्टेंस ऑफ रिलीविंग होल फ्रॉम मिसफायर्ड होल एट नो पॉइंट बी। मिसफायर्ड होल में रिलीविंग होल की दूरी किसी भी बिंदु पर नहीं होनी चाहिए। तो कितनी दूरी पे ये बिंदु नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियरर देन 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 51। नंबर ऑफ शॉट्स कैन बी फायर्ड बाय अ शॉट फायरर विद द हेल्प ऑफ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट खानों के सिंगल शॉट एक्सप्लोडर के माध्यम से एक शॉट फायरर द्वारा कितने शॉट्स दागे जा सकते हैं? तो भाई कितने शॉट्स दागे जा सकते हैं आपको याद रखिए इसको बिल्कुल, 60 यानी 60 शॉट्स दागे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। एसएसआर इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन फॉर स्लोप मॉनिटरिंग हुज फुल फॉर्म इज। देखिए एसएसआर जो होता है वो ओपन कास्ट माइनिंग में स्लोप मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसएसआर का? तो एसएसआर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? स्लोप स्टेबिलिटी रडार। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ये फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी फॉर हॉलेज रोप शैल बी। धुलाई की रस्सी के लिए सुरक्षा का गुणांक कितना होना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 8, यानी 8 से अधिक जो है गुणक इसका होना चाहिए। सुरक्षा का गुणक जो है 8 से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। Power to prohibit employment in certain cases comes under which section of Mines Act 1952? किस एक्ट तो कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकतर खान अधिनियम 1952 की किस धारा के तहत आता है? तो भाई किस धारा के तहत आता है ये आता है सेक्शन 22 का ए में। ठीक है, सेक्शन 22 का ए यानी धारा। क्वेश्चन 55 देखेंगे। जनरली लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर शैल बी, यानी समानता सस्पेंशन गियर का कार्यकारी जीवन कितना होता है? कितना होता है भाई? तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 6 इयर्स, यानी समानता सस्पेंशन गियर का कार्यकारी जीवन 6 साल का होता है। क्वेश्चन 56 देखेंगे। मैन राइडिंग सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन माउथ और पिट बॉटम एक्सीड्स, यानी मैन राइडिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है यदि इंक्लाइन माउथ अथवा पिट के तल से दूरी कितनी हो? पिट की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर और ट्रैवलिंग इन आर्डरलेस, यानी 1 किलोमीटर से अधिक अथवा यात्रा कठिन हो, तब यहाँ पे तब मैन राइडिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन 57 की तरफ। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? इन विच डिग्री ऑफ माइन फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus may be used with written order of manager? खान की किस डिग्री में प्रबंधक के लिखित आदेशों के साथ ज्वाला अथवा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अथवा रिपेयरिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डिग्री 1 और डिग्री 2 यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन 58 की तरफ। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि 8 hours टाइम वेट एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेटरी डस्ट इन मिलीग्राम या मीटर क्यूब ऑफ एयर सैंपल डन होली इन ए कोल सीम्स शैल। 8 घंटे के समय में वायुजनित श्वसनीय धूल के मिलीग्राम घन मीटर की भरित औसत एकाग्रता जो वायु के सैंपल जो कोयले की तरह से लिए गए हों कितनी होती है? यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीड 2, यानी अधिकतम 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। एग्जामिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन शैल बी मेड इन एवरी माइन एंड सैंपल शैल बी एनालाइज्ड विद इन। यहाँ पे लिखा प्रत्येक खदान में ज्वलनशील गैस की प्रतिशत एवं पर्यावरणीय स्थितियों का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं इस हेतु सैंपल का विश्लेषण किया जाना चाहिए कितने दिनों में? यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिनों में। कितने दिनों में? 3 दिनों में
यहाँ पे विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। द अपर एज लिमिट टू एक्ट एज अ मैनेजर और एन ऑफिशियल और वेंडिंग इंजन ड्राइवर इन अ माइन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे कह रहा है खान में मैनेजर अथवा अधिकारी अथवा वर्क कार इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न में से बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल बढ़ा दिया गया है ये भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 65 टू 70 ईयर्स इसको बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फेस का अर्थ है गतिमान अभ्र भाग। तो यहाँ फेस मीन्स क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ एनी वर्किंग प्लेस, द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट या फिर सब। तो फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, द रोडवे और ड्रिफ्ट, ये सारे ही हो जाएंगे। तो यानी ऑल द अबव हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन में 62 की तरफ। क्वेश्चन में 62 क्या कह रहा है? अ डस्ट प्लान मेंटेन फॉर बिलो ग्राउंड वर्किंग शैल हैव रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। यानी भूमिगत खदान के लिए बनाए गए डस्ट प्लान में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 to 1, नॉट लेस देन 2000:1। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 63 की तरफ। क्वेश्चन 63 कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन माइन फ्रॉम माइनिंग डिसिप्लिन इज। खान ड्यूटी पर खनन शिक्षण में प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो भाई कौन होता है इसका प्रधान अधिकारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल। ओके, यानी वरिष्ठतम खान अधिकारी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? एट व्हाट इंक्लिनेशन ऑफ स्टीप वर्किंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल a person may be permitted to work secured by a safety belt or lifeline safeguarded। क्षैतिज से कार्य करते हुए व्यक्ति को कितने तीव्र इंक्लाइन पर सुरक्षा बेल्ट अथवा लाइफलाइन सुरक्षित द्वारा कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? तो भाई कितना दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 65 की तरफ। 65 क्या कर रहा है? ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक रेमेडियल एक्शन ऑन रिपोर्ट ऑफ वर्क्समैन इंस्पेक्टर विद इन। यानी मालिक, एजेंट अथवा प्रबंधकों को वर्कमैन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर उपचारात्मक कार्यवाही कितने दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए? तो भाई कितने दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 15 डेज फ्रॉम एंट्री ऑफ रजिस्टर। यानी रजिस्टर की प्रविष्ट से 15 दिन पहले करना होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन 66 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिजीज। देखिए इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि नोटिफाइड डिजीज क्या होते हैं, वो आप देख पाओगे, प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे आप, तो वहाँ पे आपको एनएसएसआईआर की क्लासेस सारे मिल जाएंगे। उसमें आप देख पाओगे नोटिफाइड डिजीज कौन से हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को लगा ही लोगे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें से नोटिफाइड डिजीज नहीं है। तो जैसे कि आप देख पाओगे एग्जाम, मैंने जो वीडियो है उसमें मैंने सब बताया था कि भाई एस्बेस्टोसिस भी है, सिलिकोसिस भी है, न्यूमोनोकोनियोसिस भी है, लेकिन डायबिटीज नहीं है। ठीक है, नोटिफाइड डिजीज नहीं है डायबिटीज, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 की तरफ। क्वेश्चन 67 कह रहा है कि कैलेंडर ईयर एज पर माइंस एक्ट मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग विद फर्स्ट डे ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि भाई पहला दिन कहाँ से शुरू होता है? जो माइंस एक्ट के तहत जो कैलेंडर होता है 12 महीने का होता है, तो माइंस एक्ट के तहत जो फर्स्ट डे है वो कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी इन एनी ईयर। कोई भी ईयर में जनवरी के मंथ में शुरू होता है पहला दिन। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वर्क where work of same kind is carried out by two or more set of person working in different periods of the day, each of such set is called a। यहाँ पर जहां तक एक ही तरह का काम दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिन के विभिन्न समयों में किया जाता है, ऐसे प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है? रिले। ठीक है, क्या? रिले। बढ़ेंगे 69 की तरफ। Enforced absence of injured person resulting injury other than serious bodily injury from work for a period of 72 hours or more comes under। गंभीर शारीरिक चोट के अन्यथा घायल व्यक्ति का परिणाम स्वरूप ड्यूटी में 72 घंटे अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थिति होना निम्न के तहत आता है। तो किस तहत आता है भाई? इसमें से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्टेबल इंजुरी, यानी रिपोर्ट करने योग्य चोट के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। हमारा पार्ट ए का जो हमारा सेक्शन 1A जो है, सेक्शन ए उससे कंप्लीट होने जा रहा है। 70 क्वेश्चन है ये। डेंजर जोन इज इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन केप्ट एज। देखिए ओपन कास्ट खानों में डेंजर जोन कितना होता है? तो भाई कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग के स्थान से 500 मीटर की त्रिज्या में। ओके, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में, यानी 1 से 30 क्वेश्चन अभी बाकी है, वो देख लेते हैं फटाफट। ओके,
ये तो अपना सेक्शन है, जीके जीएस वाला पोर्शन है, देखते हैं इसमें क्या कैसे आप इसको सही करोगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ISFR द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मच ऑफ इट ज्योग्राफिकल स्प्रेड। देखिए 2020 में ये पेपर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम जो है 2020 हम जो है 2021 और 22 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, बी दिया, लेस देन 25%, 25% से कम, ओके। यानी ISFR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र इसके भौगोलिक प्रसार का कितना है, यानी 25% कम है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सूर्य किरण 14 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। देखिए सूर्य किरण जो है ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो किन दो देशों के बीच में है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसको। तो इस क्वेश्चन पर पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, सूर्य किरण याद रखिएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हु इज प्रेजेंटली द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। और जनरल बिपिन रावत ये कौन थे, तो ये थे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो बिपिन रावत, जिनकी अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई थी इनकी, तो उसमें इनकी डेथ हो गई थी, ये और इनकी वाइफ भी थी, इनकी डेथ हो गई इसमें। तो याद रखिएगा अभी आर्मी स्टाफ की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है, तो वो जगह है लोथल। अब लोथल है कहाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कहाँ पे है लोथल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, Which of the following is the subject matter of 124 Constitutional Amendment Bill? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर्स में, आप लेक्चर्स देखना आपको बहुत ही समझ में आएगा। पॉलिटिक्स सेक्शन आप देख सकते हो, वहां से कवर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 124th, याद रखिएगा 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में किस चीज की बात की गई है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 10% कोटा रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ फॉरवर्ड कास्ट इन हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा आरक्षण की बात यहाँ पे करता है 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर फॉर द बुक्स पुअर इकोनॉमिक्स। पुअर इकोनॉमिक्स जो बुक है वो किसके द्वारा, इसके ऑथर कौन है, कौन लिखा है इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत बनर्जी ने इसको लिखी है, गरीब अर्थशास्त्र, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, Which of the following film is not an officially entry from India for Oscar in international film category? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत से आधिकारिक प्रविष्ट नहीं है, कौन सा नहीं है भैया इसमें से, तो याद रखिएगा केसरी, ठीक, केसरी नहीं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, Which of the following is not a category for which a Nobel Prize is awarded? यानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भाई किसके लिए नहीं दिया जाता है यहाँ पे बताना है आपको। तो केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल, फिजिक्स बिल्कुल, मेडिसिन के लिए बिल्कुल, मैथमेटिक्स के लिए नहीं दिया जाता है। इसके लिए कौन सा प्राइज दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2019 का, तो हमारे काम का है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज अनवील्ड प्रिवेंटिव हेल्थ टूल ऑन। तो ये 2019 का क्वेश्चन, इसको हम स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हाउ मेनी CPSU हैज गॉट द स्टेटस ऑफ महारत्ना एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कितने CPSU को अभी महारत्ना का स्टेटस मिल गया है प्रेजेंट टाइम की बात करें तो याद रखिएगा 10 को, ठीक है, 10 महारत्नाज हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। इसको भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि है, तो किस चीज की अशुद्धि है इसमें, यहाँ पे काल संबंधी जो है अशुद्धि है, यानी गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो गत माह जो है यहाँ पे ये हो जाएगा काल संबंधी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो इहलोक का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परलोक, ठीक है, इहलोक और परलोक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, प्रोजेक्ट संगम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोजेक्ट संगम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं ये कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, संगम जो है स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे,
क्वेश्चन सेक्शन कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया का रैंक क्या था 2019 में। देखिए 2019 का यहाँ पे बात कर रहा है, तो हमें तो 2021 का देखना है ना। अभी इंडेक्स जो है वो एक कम ही आता है, तो 2021 का जो इंडेक्स है वो है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो 131 याद रखिएगा, ये है 2021 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिया का रैंक। इंडिया का रैंक 131 है। इस ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, 130 दिया तो 131 लगाएंगे आप। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Which of the following was the theme of international conference in yoga held in Mysuru? तो ये भैया मैसूरू में हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन योगा। इसका थीम क्या है ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर हार्ट केयर। योगा फॉर हार्ट केयर। क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अजीत हैज सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग। इन द 10th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन, देयरबाय इंक्रीजिंग द एवरेज ऑफ 8 रन। हिज न्यू एवरेज इज, तो उसका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 828। ओके, देखिए इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी 2006 को क्या होता है, संडे होता है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक जैन 1 जैन 2010 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो फ्रेंड्स मैथ वाले क्वेश्चन स्किप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, टेलीग्राम पे जरूर आप मैसेज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज, तो ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ फ्रॉयर, ठीक है, जोसेफ फ्रॉयर ने की थी। क्वेश्चन 27 देखेंगे। डिजॉल्व क्वांटिटी आर मेजर्ड टू डिटरमाइन वाटर पोल्यूशन इन अ रिवर, तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है भाई, जो डिजॉल्व क्वांटिटीज होती हैं तो उसको हम मेजर करते हैं ताकि हम वाटर पोल्यूशन को पता लगा सकें। तो किससे वजह होता है, ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। Which of the following is a unit measuring the thickness of the ozone layer in the atmosphere? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो किससे नापा जाता है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉप्सन, ठीक है। डॉप्सन यूनिट है, उसे नापा जाता है। जो ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, उसका थिकनेस नापा जाता है। क्वेश्चन 29 देखेंगे। Which of the following is the end product of photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन 30 देखेंगे। Where is the Forest Research Institute located? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिमला, ठीक है। शिमला में ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो शिमला में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके आंसर की यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। और आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाए हमारे साथ। और अगर आप ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो नहीं किए और उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी फटाफट सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एससीएल, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सीआईएल के द्वारा, आप उसके लिए जो है आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।